धर्म और अध्यात्म की नगरी बनारस में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि शहर में कोई भी चेला नहीं होता, यहाँ सबके सब गुरु हैं। बनारस हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र तो है, लेकिन यहाँ हिंदुओं के साथ सभी धर्मों के लोग ताल से ताल मिलाकर चलते हैं। जब गंगा, वरुणी और असी में राजनीति की लहरें उठने लगती हैं, तो यहाँ रहने वाली विभिन्न धर्मों की आबादी भी उसके साथ हिलोरे लेने लगती है, खासकर तब जबकि उन्हें और उनके धर्म को राजनीति का मुद्दा बनाया जाने लगता है। लेकिन इस बार के चुनाव में लोग धर्म से ज़्यादा विकास को तरजीह दे रहे हैं, पर कुछ आवाज़ें अब भी हैं जो धर्म और संप्रदाय का झंडा बुलंद करती सुनाई पड़ती हैं। देखिए, बंगाल का चुनाव जो हुआ दो तरीक़े से हुआ। एक बीजेपी ने जैसे लड़ा और एक बाकी लोग जैसे थे। बीजेपी वहाँ धर्म को मुद्दा बनाए और ममता बनर्जी या दूसरे पार्टी थे वहाँ को विकास का मुद्दा बनाए। तो अल्टीमेटली जो धर्म का मुद्दा है वो धराशायी हुआ और विकास बंगाल में जीता है। हम लोग भी यहाँ आशा करते हैं कि यहाँ भी धर्म और जाति का मुद्दा गिरे और विकास का मुद्दा को चुनाव। कांग्रेस जो है तिरंगे पे विश्वास करता है। कांग्रेस किसी जाति धर्म पर विश्वास नहीं रखता, उसका आदर करता है। इस चुनाव में भी आप देखिए, कांग्रेस ने कहीं मस्जिद के नाम से वोट नहीं मांगा है, कांग्रेस ने कहीं गुरुद्वारे के नाम से वोट नहीं मांगा है, कांग्रेस ने कहीं मंदिर के नाम से वोट नहीं मांगा है। मोहतरम अखिलेश यादव पर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा अल्पसंख्यक समाज का है और आगे भी रहेगा। हमेशा अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है और अल्पसंख्यक समाज का पूरा भरोसा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक समाज की बात नहीं कर रहे, वो शोषित और वंचित समाज की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, हमारे दलित भाई हमारे साथ हैं, और हम कहीं एक पर्टिकुलर एक अल्पसंख्यक की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे साथ सारा समाज हमारे साथ, गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ बहुत सारे पार्टी में गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, सरकार किसी की भी हो है, जेल को और लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की होती है, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो। नुकसान हमेशा मुसलमानों का हुआ है। हम मुसलमान, देश आज़ाद हुआ आज 75 साल हो गया, सिर्फ हम बिरयानी के तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। बनारस के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने वाक़ये होते हैं, कोई भी एक लीडर हो बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए बोलता हो, मुसलमानों के हक पर बोलता हो। ये जो मुद्दा है ब्राह्मण वाली, ये सिर्फ विरोधियों का बनाया हुआ मुद्दा है। विकास दुबे का इतिहास उठा के देखें, विकास दुबे ने सबसे ज़्यादा अगर हत्या किसी की है तो ब्राह्मणों की है। किस ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण में कोई नाराज़गी नहीं है। ब्राह्मण सदैव राष्ट्र के लिए जीता है। आज ब्राह्मणों ने जंगलों में जाके तपस्या भी की है, तब भी वो उन्होंने देश के कल्याण के बारे में सोचा है। किसी एक अपराधी के मारे जाने से ब्राह्मण अपने राष्ट्र की भावना छोड़ देगा और किसी के बहकाव में आ जाएगा, ये सब गलत बात है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे काउंटर हुए हैं जिसमें ठाकुर भी थे। इस चुनाव में राजपूतों के साथ भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव कौन कर रहा है? भेदभाव सरकार कर रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो राजपूत हैं उनकी संख्या 14% है और 14% ही दिखाया जाए। इसको सरकार और अन्य समाज और अन्य सामाजिक और जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, इसको हल्के में न लें। उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज 14% है और 150 सीटों को प्रभावित करती है, जीत हार का फैसला करती है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 150 सीट को हम प्रभावित अच्छे तरीके से करते हैं। कहीं हम 1,20,000, अगर खेरागढ़ की बात करेंगे तो 1 लाख है। अगर हम बुलंदशहर में बात करें तो 2 जिलों में 1,20,000 एक विधानसभा में, लेकिन अन्य समाज के लोगों को टिकट मिलता है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हमारी संख्या कम है और इसी आधार पर धीरे धीरे कम करते करते एक लेवल पर जाएंगे, यही कहना था कि आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो राजपूत हैं उत्तर प्रदेश में 14%, उसको कम न दिखाया जाए। तो हमारे लिए शब्द का इस्तेमाल ही करना गलत है कि अल्पसंख्यक कोई वोट बैंक है। भारत के संविधान में सभी भारतवासियों को जो 18 वर्ष के ऊपर है उनको अपना मताधिकार करने का हक मिला हुआ है। हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई हैं इनके अंदर शिक्षा की कमी है, यही वजह है कि हम पीछे हैं। हमें किसी ने ठगा नहीं है, हम तो अपने आप को ठगे गए हैं, किसी ने हमसे ज़बरदस्ती वोट नहीं लिया है। ये हमारी शिक्षा की कमी के कारण ऐसा हुआ है। जो गठबंधन भी होते हैं वो माइनॉरिटी को छलने का एक रास्ता है।
गठबंधन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अखिलेश जी ने, सपा ने बसपा से भी करके देख लिया और कांग्रेस से भी करके देख लिया, और गठबंधन वो जानते थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर माइनॉरिटी को कैसे खींचना है ये छलावा एक आकर्षित करने के लिए ये गठबंधन किया जाता है। मुसलमानों को अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाने के अलावा कोई रास्ता अब इस हिंदुस्तान में नहीं बचा है, जिस तरफ ये लोग हिंदुस्तान को ले जा चुके हैं। क्योंकि 70 साल से हमने इन्हीं को वोट दिया, इन्हीं को अपना नेता माना, मगर हमें बराबर नुकसान और गढ़े में यहाँ तक ले जाने की जो सवाल आ रही है, यह सामने दिख रहा है। उसके ज़िम्मेदार भी यही नाम नेहात सेकुलर पार्टियां हैं। हमने क्या गलती किया था कि 70 सालों से हम इस पोजीशन पे आ गए कि अभी 80 घाट पे ये बोर्ड लग गया कि गैर हिंदू को आना यहाँ मना है, मॉब लिंचिंग हो रही है। हिंदुस्तान के करीब करीब कोई ऐसा शहर नहीं बचा होगा, ये 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग ना हुई हो। वोटिंग तो देखिए हक और हुकूक पर होने चाहिए, क्योंकि 5 साल के जो प्लान बनते हैं 5 ईयर्स प्लान इसलिए बनते हैं, और किसी ने हक हुकूक नहीं दिया है। अब माइनॉरिटी को समझना होगा कि अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाए और अपने हक हुकूक की बात करें। इनकी बात तो कोई किया नहीं, न करेगा। क्या क्रैक ऑफ द वर्ल्ड, क़यामत के बाद क्या बात करेंगे? ये मुसलमान हिस्सेदारी मांग रहा है यहाँ इस देश में। अगर हम जमहूरियत में हिस्सा नहीं लेंगे, मैं तलवार उठाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कदम बढ़ाइए और इस सियासत में जो लोगों से आप मांग रहे हैं आप देने वाले बनिए। थोड़ा ये आया कि माइनॉरिटी पर इनकी जो है तो मानसिकता जो है वही दिखने में बहुत ज़्यादा नहीं, मगर मानसिकता जैसे अंड बंड बयान जो आ रहे हैं वो बयान आ रहे हैं, कोई बिगाड़ नहीं सकता। जैसे आप हमारा हाथ मिला रहे हैं हमसे, आज अभी हाथ मिला रहे हैं, ठीक है मिला रहे हैं, अगर ये कटा हुआ हाथ आपको हाथ में दे देंगे तो आप लेंगे? आप भाग खड़े होंगे? देखिए, भड़काऊ भाषण तो हर कोई देता है, योगी जी भी देते हैं। अगर हिंदुओं के खिलाफ जो है मुसलमानों से लड़ाया जाता है तो ये तो भड़काऊ भाषण वो भी देते हैं। तो ओवैसी साहब पे ही इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? योगी जी भी तो दे रहे हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि वाराणसी की राजनीति धर्म, संप्रदाय या जातिवाद पर ही टिकी है। युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा पूरे प्रदेश की तरह यहाँ पर भी हावी है। विकास के काम हो या काशी को क्योटा बनाने की कवायद, युवाओं के मन में उत्साह तो तभी आएगा जब उनकी रोजी रोटी चलेगी। बेरोजगारी से परेशान युवा अपनी आवाज खुलकर बुलंद कर रहे हैं। राजनीतिक दल इसे अच्छी तरह से समझते हैं और इस मुद्दे पर बातें भी हो रही हैं। वही बात तो कह रहे हैं ना कि महंगाई और बेरोजगारी तो यही है ना कि बेरोजगारी के लिए कोई व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं कर पाई, इसमें फेल है, तो ये तो मुद्दा बनेगा ही। हम लोग को समस्या है कि हम लोग को विगत 2-3-4 साल के अंदर जो है नई भर्ती, शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई है। लगभग 97,000 शिक्षक भर्ती का पद पर विज्ञप्ति जारी की जाए। कोई भी पार्टी आए हमें रोजगार दे। सरकार किसी का भी हो, जो रोजगार पे काम करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन समाजवादी। आज का युवा जो यहाँ है, पढ़ा लिखा युवा, वो नौकरी विहीन है, जबकि 20 लाख सरकारी पद अभी भी खाली हैं। उनको क्यों नहीं भरा जा रहा, इसका क्या वो बताएंगे, वो जोगी जी भी बता पाएंगे। लेकिन ये 20 लाख जो सरकारी पद है उनको भरना होगा। देखिए, हमारे आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी एक भर्ती विधान बोल के हम लोग का घोषणा पत्र जारी किए हैं। जब आप उसको पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट है 20 लाख नौकरियां। कांग्रेस ने वोट है यदि मांगा है, शिक्षा के नाम पे मांगा है, रोजगार के नाम पे मांगा है, कांग्रेस ने वोट मांगा है तो 2 जून की रोटी के लिए वोट मांगा है। वोट के समीकरण अगर देख ले, आज जो साधारण जो 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो पब्लिक, जो आम जनता जो जद्दोजहद कर रही है, वो जनता आज कांग्रेस के साथ है। आज हमारे बुनकर भाई जानते हैं जो भी किया है बुनकर भाइयों के लिए, यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बनारस जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है और पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने 65 रुपये की जो बिजली किया था, वो अल्पसंख्यक समाज और बुनकर समाज ही ने, किसानों को भी बहुत लाभ मिला था। और इस बार उन्होंने कहा कि पिछला फ्लैट रेट लागू रहेगा, बुनकरों की बिजली उसी पुराने फ्लैट रेट पर मिलेगी और किसानों को बिजली माफ़ होगी। तो इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा हो या बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी आज बनारस में समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है और गठबंधन के, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ रहने का रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, करीब लगभग 7 साल पूरे हुए, कोई एक ऐसा
कल कारखाना बैठा हो, कोई फैक्ट्री बैठा हो जिससे कि 1000-2000 परिवारों का भरण पोषण होता, और खाली रोड बना करके कहे विकास हो गया, या मंदिर तोड़ करके और उसका थोड़ा नवीनीकरण करके उसको व्यवसायिक केंद्र बना कर कहे कि मैंने बहुत विकास किया, तो मैं तो इस पक्ष में नहीं आता हूँ। समय चुनाव का है, तो ऐसे में यहाँ सभी को सभी तरह के मुद्दे मैग्नीफाई ग्लास के माध्यम से देखे जाने की तरह बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, और हर राजनीतिक दल के पास इन मुद्दों के समाधान का अपना ही तरीका भी है। जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है, प्राइवेट से कुछ नहीं होता है। प्राइवेट में कितने लोग जाते हैं और सरकारी में कितने लोग जाते हैं, जब आप देखिएगा तो 85 से 90% लोग सरकारी में जाते हैं, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं वो जानते हैं कि नहीं, एक फलाना हॉस्पिटल बड़ा हो गया तो वो ठीक है। नहीं, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का कैसा है, इस पर भी लोगों को नज़रिया देखना होगा। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी का दिया हुआ नारा है। आप ठीक से हम लोग का कैंडिडेट का लिस्ट देखिएगा, 30 to 40% कैंडिडेट हम लोग की महिला है। तो हम लोग एक महिलाओं का उत्थान चाहते हैं, और ये हम लोग का सारा जो काम है उसमें दिखता है। जो हम लोग लिस्ट डिक्लेयर किए उसमें 40% महिला है, लेकिन बीजेपी एक महिला विरोधी पार्टी है। उनका कैंडिडेट में देखिए कितना महिलाएं हैं। तो कुल मिला के हम लोग एक अच्छा तैयारी की है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो विकास है ना, बनारस मॉडल, ये कॉस्मेटिक विकास किया है। जैसे किसी औरतों को लिपस्टिक लगा दीजिए, चेहरे पे पाउडर लगा दीजिए, क्रीम लगा दीजिए, और जब पानी पड़ता है वो बह जाता है। तो यही इनका विकास है, ये कॉस्मेटिक मॉडल का विकास है भारतीय जनता पार्टी का। इस विकास में कोई दम नहीं है, आम आदमी परेशान है। जो जनता के सीधे फायदा पहुंचाने का काम है वो अखिलेश यादव ने किया है, और अखिलेश यादव की सरकार को हर एक लोग बहुत विश्वास से जानते कि समाजवादियों की कतनी और करनी मनता नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने दिया। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट सामने आई है उसमें से 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में से 50 महिलाएं हैं। इतना बुरा है कि बारिश हो जाती है तो लोग को 5 मिनट की बारिश में घुटने तक का पानी होता है। आप मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद हैं, आप ये देखिए कि कितना बुरा हाल है। जरी सी बारिश में पूरे बनारस में घुटने और कमर तक पानी होता है। यही विकास हुआ है। पहले कॉलम बना के खड़ा करके छोड़ दिया जाता है, 10 साल के बाद कुछ काम होता है, और कोई भी परियोजना 50-60 साल से पहले कंप्लीट नहीं होती थी। आज वे सोचिए कि उस गंगा में जो 84-85 में बने हुए पिलर कब जाके उस पर सड़क बनी, जब हमारी वाजपेयी जी की सरकार आई तब। अभी मैंने रानीपुर वार्ड में 1.25 करोड़ का काम, जो 40 साल पुराना काम था, पाइपलाइन बिछी हुई थी, मैंने उसको नया पाइपलाइन डलवाया। लगभग 1.5 करोड़ का काम वो इस समय वर्तमान में चल रहा है। अब उससे क्या होगा कि लगभग 10,000 घरों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा पानी का। मुझे तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी की खुद की कुर्सी खिसक रही है, कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए अभी तक जो 5 साल तक काम नहीं किया वो अब 6 महीने से वो काम कर रहे हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो मोदी जी बनारस में आते जाते रहते हैं। ये जो आज की सरकार है, इसमें जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है इसको शायद जनता भूल नहीं पाएगी। अभी कुछ समय की बात है कि कोरोना काल में जो दशा और दिशा जनता की रही है, परिवार में कितने लोग छिन्न भिन्न हो गए, कितने परिवार बिखर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोग बेसहारा हो गए, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, लोगों को कंधे नहीं मिले, लोगों को रोने के लिए आंसू नहीं मिले, दुआएं बददुआएं नहीं मिली। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 7 वर्षों में बनारस को मिला क्या? केवल जनता के पैसे का बंदरबाट हुआ और जनता के पैसे का दोहन हुआ। जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पटेल रहता है, जहाँ राजभर रहता है, जहाँ प्रजापति रहता है, जहाँ चौहान रहता है, ऐसे गलियों में कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ है। केवल मेन सड़क जो एयरपोर्ट से शहर को आती है, जो शहर से इलाहाबाद को जाती है, जो शहर से आजमगढ़ को जाती है, इन मेन सड़कों को छोड़कर गलियों में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर इस समय बीजेपी का ही कब्जा है। बीजेपी के इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए बेरोजगारी, विकास, धर्म और संप्रदाय को मुद्दा बनाने वाली सभी पार्टियां यहाँ की 8 सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। तो ये तय है कि आगे चल के प्रियंका गांधी जी ही उत्तर प्रदेश का कमान संभालेंगी और भावी मुख्यमंत्री बनेंगी। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रियंका गांधी महासचिव है और यहाँ की इंचार्ज है। तो ये यूपी का सारा इलेक्शन उनके दायित्व पे, उनके कंधों पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को वो ओवरटेक कर रही है, वो उनका बस एक हिस्सा है और हम लोग जो सारे लोग हैं वो भी उनका एक हिस्सा है। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी का दिया हुआ नारा है। आप ठीक से हम लोग का कैंडिडेट का लिस्ट देखिएगा, 30 to 40% कैंडिडेट हम लोग की महिला है।
तो हम लोग एक महिलाओं का उत्थान चाहते हैं और ये हम लोग का सारा जो काम है उसमें दिखता है। जो हम लोग लिस्ट डिक्लेयर किए उसमें 40% महिला है, लेकिन बीजेपी एक महिला विरोधी पार्टी है। उनका कैंडिडेट में देखिए कितना महिलाएं हैं। तो कुल मिला के हम लोग एक अच्छा तैयारी की है, देखते हैं आगे क्या होता है। जनता की मन की बात सुने मोदी जी, आप अपने मन की बात बहुत कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं योगी और मोदी जी अभी जनता की मन की बात सुने और 2022 में हमें उम्मीद है कि जनता उनकी मन की बात बैलेट बॉक्स में बोलेंगे। वह दौर देखा हूँ जहाँ बाबतपुर से बनारस आने में 2 घंटे लगते थे और आज की स्थिति यह है कि 15 से 20 मिनट में हम लोग बनारस पहुँच जाते हैं। अच्छी सड़कें हैं, ओवरब्रिज बने हैं, हॉस्पिटल इतना विकास किया है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भूलते जा रहे हैं। उसी तरह हमारे यहाँ शिक्षा का भी स्तर बढ़ा है। सारे स्कूलों को वाईफाई से जोड़ा गया है, कंप्यूटर लगाया गया है। कभी जो चीज़ हम लोग सोचे नहीं थे कि बच्चे हमारे कंप्यूटर पढ़ पाएंगे, वो आज कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं। अपराध तो पहले से बहुत ही कंट्रोल है, नहीं आए दिन व्यापारियों की हत्याएं होती थी। सब समाज आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से निराश है। बनारस की 8 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। बनारस जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है और पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने 65 रुपये की जो बिजली किया था, वो अल्पसंख्यक समाज और बुनकर समाज ही ने, किसानों को भी बहुत लाभ मिला था। और इस बार उन्होंने कहा कि पिछला फ्लैट रेट लागू रहेगा, बुनकरों की बिजली उसी पुराने फ्लैट रेट पर मिलेगी। बनारस ही नहीं, प्रदेश की जनता बहुत ही हसरत भरी निगाहों से अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ की प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है। वर्तमान समय में लमसम में 10 करोड़ का काम इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मैंने कराया। भारतीय जनता पार्टी का विकास करना काम है और हम लोगों ने विकास को दिखा दिया है और चारों तरफ आप जिधर भी घूमेंगे उधर आपको दिखाई देगा। इसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। उत्तर प्रदेश की लगातार ऐसी स्थिति रही है कि जो भी 5 साल सरकार चला देते हैं, चलती है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से हवा बहती है। उसका मूल कारण है कि उत्तर प्रदेश में जनता के जिन वादों को लेकर के, जनता से जिन वादों को कह करके पार्टियां आती हैं, शायद उसका 10% भी वो काम नहीं कर पाते। लेकिन जब जब जिनका गुरूर सातों आसमान पे चरम पे चढ़ा, उनका गुरूर इसी प्रदेश की जनता ने तोड़कर जमी 2 भी किया। आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में थी और फिर क्या हुआ, आज अस्तित्व को पहचानने में परेशान है। वही हाल समाजवादी पार्टी की हुई। समाजवादी पार्टी 225 की विधानसभा मंडल लेकर के, विधायकों का सदस्यता लेकर के उन्होंने बहुत मजबूती सरकार चलाया था। लेकिन आज क्या हुआ, 48 पे आके अटक गए, अंडर 100। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला और देश को पूरा बर्बाद कर डाला। सरदार पटेल को मानने वाला क्या गोडसे को मानने वाला हो सकता है? जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। इसी महंगाई पे, डीजल पेट्रोल पे ये लोग चूड़ियाँ भेजते थे और आज खुद वो चूड़ी पहनने लायक हो गए हैं। तो मुद्दा तो महंगाई का सबसे बड़ा है, लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। महंगाई दूना हो गई है। जो गरीब मजदूर किसान जो बिजली का बिल 200 से 500 रुपया देता था, आज 2000 से 3000 दे रहा है। जिस गरीब का मकान का टैक्स 200 रुपया था, आज 2000 रुपया दे रहा है। भावनाओं को तभी कुरेदा जाता है जब हमारे किए हुए झूठे विकास जब अपनी पब्लिक में जगह नहीं बना पाते, जनता में जगह नहीं बना पाते, तो भावनाओं को खेल करके भावनाओं से उसको उभारने का और समाज में बंटवारे का काम किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बनारस की सुबह को महकाने के बाद सूरज जब तक अवध की ओर अस्त होता है, तब तक यहाँ गंगा, वरुणी और असी नदियों में काफी पानी बह चुका होता है। मतदान की तारीख दूर नहीं है। बस देखना यह है कि किस पार्टी का कौन सा मुद्दा समय के गर्त में खो जाता है और कौन सा मुद्दा लहरों की सवारी करके लोकतंत्र का सिरमौर बनता है। जीत राजनीति की ही होगी, ये तो तय है। देखना यह है कि किसकी और कौन सी राजनीति लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति या विकास की प्रोग्रेसिव इंडिया वाली राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा।